हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना इंटरफेरेंस चल रहा था। इंटरफेरेंस में पिछली क्लास में अपन ने थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया था। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म कंप्लीट हो गया था। अब है आपका उसी थिन फिल्म का एडवांस पार्ट, यानी उसमें थिन फिल्म प्लेन थी, अब थिन फिल्म किसी एंगल पे उठी हुई है, किसी एंगल पे उठी हुई है। तो आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म, फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण। वेज शेप फिल्म में इंटरफेरेंस, इसमें लिख लो इंटरफेरेंस इन पतली फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण। ये डायग्राम बना लो। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। यह आपकी एक फानाकार फिल्म है। पतली फानाकार फिल्म में व्यतिकरण, ये एक पतली फानाकार फिल्म है। ये एंगल है इसका थीटा, ये एंगल है इसका थीटा। थीटा एंगल थीटा, ये है आपकी टी ऊंचाई और इसका अपूर्णांक है म्यू, इसका अपूर्णांक है म्यू। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट आई, टकरा के यूं चली गई। सबसे पहले तो लिखूं फानाकार फिल्म होती क्या है। फानाकार फिल्म किसी कोण पर उठी हुई, या तो किसी कोण पे उठी हुई या किसी कोण पे झुकी हुई किसी कोण थीटा पर झुकी हुई फिल्म। यानी ये फिल्म पहले ऐसे थी, अब ये पार्ट झुक गया, इस पे यूं हो गया, ये पार्ट झुक गया, तो किसी कोण थीटा पर झुकी हुई फिल्म फानाकार फिल्म कहलाती है। किसी कोण थीटा पर झुकी हुई फिल्म फाना कह रहे फनाकार, फानाकार बोल दो या फनाकार बोल दो। झुकी हुई फिल्म फनाकार, फनाकार भी बोल सकते हैं।
फनाकार फिल्म कहलाती है। किसी कोण थीटा पर झुकी हुई फिल्म फनाकार फिल्म कहलाती है। योगेश का फनाकार, इसको फनाकार भी बोल सकते हैं, फनाकार कर लो। दूसरा फान कोण, एक तो ये परिभाषा होगी फानाकार। फान कोण ये थीटा, तो ये हो जाएगा फानाकार फिल्म जिस कोण पे झुकी होती है, जिस कोण पर झुकी होती है उस कोण को फान कोण कहते हैं। फान कोण कहते हैं। फान कोण, फानाकार फिल्म जिस कोण पे झुकी होती है उसे फान कोण कहते हैं। ये फानाकार फिल्म और ये फान कोण कई बार 1.5 नंबर छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेता है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से प्रकाश की किरण किसी थीटा कोण पर झुकी हुई फानाकार फिल्म पर आपतित होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें थीटा कोण पर झुकी हुई फानाकार फिल्म पर आपतित होता है। आतन पर आयाम के आधे भाग का परावर्तन हो जाता है। आयाम के आधे भाग का परावर्तन हो जाता है तथा आयाम का आधा भाग इस बिंदु पर आता है। आयाम का आधा भाग परावर्तित हो जाता है तथा आयाम के आधे भाग का पारगमन इसका ये बिंदु ए, आयाम का आधा भाग परावर्तित हो गया, आयाम का आधा भाग अपवर्तित होता हुआ बिंदु बी पर पहुंचता है। अपवर्तित होता हुआ बिंदु बी पर पहुंचता है। बी पर क्या होता है, आधा आयाम तो निकल जाता है, आधा आयाम पारगमित हो जाता है, आधा आयाम परावर्तित होकर इस बिंदु पर पहुंचता है, बिंदु सी पर। बिंदु सी पर, और सी पर क्या होता है, आधे आयाम का परावर्तन, आधे आयाम का पारगमन। इस प्रकार एक तरंग ये प्राप्त हुई, एक तरंग ये प्राप्त हुई। इन दोनों तरंगों में व्यतिकरण देखेंगे, इन दोनों तरंगों में व्यतिकरण देखेंगे, यानी AR1 और AR1 और CR1 में व्यतिकरण देखेंगे। डायग्राम बना लो। R1 डायग्राम बनाओ। ये लंब डाल दिया, बिंदु सी से AR1 पर लंब डाल दिया। डी
ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। ये आई कोण है, ये कोण है आर, ये अभिलंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का है और यहाँ से 90 डिग्री का है। यहाँ तक नोट करो। इसके बाद लिखो इसमें लिखो इसमें ये भी हटा दो। इसमें लिखो एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस से प्रकाश किरण थीटा कोण पर अपना था मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से प्रकाश किरण थीटा कोण पर झुकी हुई पतली फानाकार फिल्म पर ए बिंदु पर आपतित होती है। बिंदु ए पर आयाम के विभाजन द्वारा आयाम के आधे भाग का AR1 दिशा में परावर्तन हो जाता है तथा शेष भाग अपवर्तित होता हुआ बी बिंदु पर आता है। बी बिंदु से आता है, बी बिंदु से आयाम के आधे भाग का पारगमन हो जाता है। बी बिंदु से आयाम के आधे भाग का पारगमन हो जाता है तथा शेष आधा भाग
आधा भाग परावर्तित होता हुआ बिंदु C पर पहुंचता है, बिंदु C पर पहुंचता है तथा बिंदु C से आयाम के आधे भाग का बिंदु C से आयाम के आधे भाग का C1R2 दिशा में पारगमन हो जाता है। इस प्रकार हमें दो परावर्तित तरंगें इस प्रकार हमें दो परावर्तित तरंगें AR1 व CR2 प्राप्त होती हैं। दो तरंगें AR1 व CR2 प्राप्त होती हैं। इनके आयाम लगभग समान होते हैं। इनके आयाम पिछली क्लास में देखा था, आयाम इनकी जो परावर्तित तरंगें होती हैं उनका आयाम, इनके आयाम लगभग समान होते हैं, ये दोनों किरणें, ये दोनों तरंगें आगे चलकर अध्यारोपित होती हैं या इन तरंगों में व्यतिकरण होता है। ये तरंगें आगे चलकर अध्यारोपित होती हैं तथा इनमें व्यतिकरण होता है इन तरंगों में पथांतर, इन दोनों तरंगों में पथांतर ज्ञात करेंगे। इन दोनों तरंगों में पथांतर, ये देखो अपन ने क्या लिखा, ये सारा लिखा, उसको समझो एक बार। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है S, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग चलती हुई कहाँ पर आई, बिंदु, ये आ गई बिंदु A पर, बिंदु A पर आ गई। बिंदु A पर क्या होगा, आयाम के विभाजन द्वारा इसके आयाम के आधे भाग का AR1 दिशा में परावर्तन हो गया तथा शेष आधा भाग अपवर्तित होता हुआ बिंदु B पर आपतित होता है। शेष आधा भाग चलता हुआ या अपवर्तित होता हुआ बिंदु B पर आपतित होता है। बिंदु B पर क्या होगा, इसके फिर दोबारा से आधे भाग का पारगमन हो जाएगा, आधा भाग बाहर निकल जाएगा तथा शेष आधा भाग परावर्तित होता हुआ बिंदु C पर पहुंचता है। शेष आधा भाग परावर्तित होता हुआ बिंदु C पर पहुंच गया। C पर क्या होगा, आधा भाग CR1 दिशा में पारगमित हो जाएगा, आधा भाग CR2 दिशा में परावर्तित हो जाएगा और आधा भाग वापस परावर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हमें दो परावर्तित किरणें मिली, AR1 और AR2। ये दोनों तरंगें आगे जाकर अध्यारोपित होती हैं और इनमें व्यतिकरण होता है। यहाँ तक नोट करो।
पथांतर देख रहे थे अपन, पथांतर क्या होगा? देखो पथांतर, बिंदु सी से ए आर पर, बिंदु सी से ए आर किरण पर लंब सी डी डालते हैं, तब पथांतर, पथांतर पथांतर हो जाएगा आपका। देखो डी से आगे R1 है, वो R1 और C के बाद जो R2 है वो R2 बराबर है, यानी इस D के बाद तरंगों की दूरी बराबर है। तो यहाँ तक तरंगें सेम थी, एक तरंग ने AD दूरी तय की, दूसरी तरंग ने AB प्लस BC, जो माध्यम है म्यू अपवर्तनांक का माध्यम, उसमें AB और BC ये दूरी तय की। तो ये हो जाएगा माध्यम में तय दूरी म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय दूरी कौन सी? AB प्लस BC, दूरी AB प्लस BC माइनस वायु में तय दूरी, माइनस वायु में तय दूरी AD, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय दूरी प्लस वायु में तय दूरी, यानी ये आ गया म्यू AB प्लस BC, म्यू AB प्लस BC माइनस AD, माइनस AD। ये आ गई समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये कोण, एक तो ये कोण और एक ये कोण, इन कोणों के मान निकाल लेते हैं। ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा, यानी कोण DAC के लिए, DCA के लिए कोण DCA के लिए, DC के लिए कितना हो जाएगा? देखो ये आपका I कोण है, इंसिडेंट एंगल A है, तो ये भी I होगा, I होगा ना। I इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ये देखो ये I और DAC 90 डिग्री के हैं। I, एक तो ये कोण I और एक ये कोण, दोनों 90 डिग्री के हैं। एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये कोण कौन सा? DAC, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ लिख दो कोण I प्लस कोण DAC, कोण DAC ये है 90 डिग्री के, ये 90 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90, ये पहले से 90 का है, तो इसका और इसका योग 90। तो ये DAC, कोण DAC प्लस ये कोण DCA, कोण DCA, इनका मान भी 90, इनका मान भी 90। तो इसको 90 को इधर लिख दो आप, इनके मान 90। यहाँ से देखो DAC से DAC, तो DCA, कोण
DCA ये हो गया आई का, तो अपने पास ये कोण आ गया आई, ये कोण आ गया आई, एक कोण आई आ गया। कैसे निकाला? जो ये कोण है ये कोण आई और ये कोण 90 के हैं, इसी प्रकार ये 90 का है, तो इस कोण का योग और इस कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो DCA का मान 90 डिग्री, ये 90 आ गया। ये कोण इस कोण के लिए यानी कोण ACG के लिए, कोण ACG के लिए, कोण ACG के लिए, ACG के लिए क्या हो जाएगा? ये R और CAG 90 के हैं, यानी कोण R प्लस कोण CAG 90 के हैं। दूसरा ये 90 डिग्री का है जी, ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों भी 90 के होंगे, तो कोण ACG और कोण CAG, कोण CAG प्लस कोण ACG ये भी 90 के होंगे। यहाँ से देखो CAG से CAG कैंसिल आउट, तो कोण ACG R, कोण ACG इज इक्वल टू कोण R, ये आ गया अपने R का, ये आ गया कोण R। अब यहाँ देखो इस कोण का मान निकालो, इस कोण का मान निकालो, यानी अपन को इन दोनों कोणों का मान निकालना है, इस कोण का मान और इस कोण का मान। तो इस कोण का मान निकालना है पहले, तो ये जो कोण है इस कोण का मान, फिर जो इस कोण का मान आएगा वही इस कोण का मान आ जाएगा, क्योंकि जेड की आकृति बन रही है एकांतर कोण। इस कोण का मान कैसे निकलेगा? इस कोण का इस कोण के मान, इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, यानी यहाँ जो कोण आएगा उसके बराबर होगा इस कोण का मान। ठीक, तो निकालो। सबसे पहले ये नोट कर लो पहले तो, इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास, म्यू AB प्लस BC माइनस AD, इक्वेशन 1। ये ऐसा है आपका OB और ये A, ये आपका R है, ये आपका R है, ये आपका थीटा है, ये कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। देखो ये तो गया आपका 90, परपेंडिकुलर है, ये हो गया 90, अपन ने नॉर्मल डाल रखा है ना परपेंडिकुलर, तो ये पूरा कोण हो गया 90 प्लस R, ये कोण हो गया 90 प्लस R प्लस थीटा और ये ABO प्लस कोण ABO 180। त्रिभुज का एक कोण, दो कोण, तीन कोण ABO, तीनों कोणों का योग 180। ये तो 90 प्लस R, ये थीटा, ये ABO, तीनों कोणों का योग 180। यहाँ से देखो ABO का मान कितना हो गया? ABO का मान हो गया 180 माइनस 90 माइनस R प्लस थीटा। R प्लस थीटा को एक जगह लिख लो, R प्लस थीटा, तो ABO का मान 90 माइनस R प्लस थीटा, इस कोण का मान आ गया अपने पास 90 प्लस, इस कोण का मान आ गया 90 माइनस R प्लस थीटा।
इस कोण का मान आ गया 90 प्लस आर प्लस थीटा। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इस कोण का मान पता है तो इस कोण के लिए 90 में से घटा दो, 90 में से घटा दो तो आपका इसको मान लो एम डैश, एम डैश, तो इसमें लिख लो GBM कोण GBM प्लस कोण ABO इज इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर है। अरे जो ब्लैक है जो एम डैश वो परपेंडिकुलर है इस पे OB पे, तो ये टोटल कोण 90 का है, ये कोण अपने पास है, इस कोण के लिए 90 में से इस कोण का मान घटा देंगे तो ये हो जाएगा। अतः कोण GBM इज इक्वल टू 90 माइनस ABO, तो ये होगा 90 माइनस 90 प्लस आर प्लस थीटा, 90 माइनस 90 प्लस आर प्लस थीटा। कोण GBM का मान आ जाएगा आर प्लस थीटा, ये आर प्लस थीटा, ये अपने पास आ गया आर प्लस थीटा, आर प्लस थीटा, ये कोण ये आर प्लस थीटा है तो ये भी आर प्लस थीटा हो जाएगा, ये आर प्लस थीटा है तो देखो जेड की आकृति बन रही है, ये अपना आर प्लस थीटा आ गया, आर प्लस थीटा, ये आर प्लस थीटा है तो ये भी आर प्लस थीटा। सबसे पहले इस कोण का मान निकाला ABO का मान निकाला, ABO को 90 में से घटा दिया तो आर प्लस थीटा, ये आर प्लस थीटा, एकांतर कोण से ये आर प्लस थीटा और ये आर प्लस थीटा, ये एंगल बनाए हैं यहाँ तक हो गया। अब देखो म्यू होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इसका मान निकालेंगे। त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से, ACD बना लो, एंगल बन रहा है आपका C पे एंगल I, D पर परपेंडिकुलर और ये A, यानी जो ACD है ये वाला त्रिभुज ये अपन ने यहाँ बना लिया, AD पर आपका 90 डिग्री, ये D तो अपने 90 डिग्री और C है आपका I, तो यहाँ से साइन I कितना हो जाएगा, साइन I, साइन क्या होता है लंब बटे करण, लंब कितना है AD अपॉन AC, ये साइन I का मान हो गया। त्रिभुज AGC से, AGC से, AGC बना लो, 90 डिग्री किस पे है, G पे 90 डिग्री है और C पे R है, G पे है 90, C पे है R और 1, यहाँ से साइन R कितना हो जाएगा, साइन R हो जाएगा आपका लंब बटा करण, तो AG अपॉन AC, AG अपॉन AC, अतः म्यू जो आपका साइन I अपॉन साइन R था, साइन I और साइन R की वैल्यू रख दो तो ये हो गया AD अपॉन, ये हो गया आपका AD अपॉन AC, AD अपॉन AC और
AG अपॉन AC। यहाँ से देखो AC से AC कैंसिल आउट, तो आपका म्यू आ गया आपका AD अपॉन AG, यानी AD इज इक्वल टू म्यू AG। AD का मान ये आ गया। इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 2। इसको समीकरण 2 दे लो, जो AG का मान आया है। हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन 2 आ गई अपने पास। इक्वेशन 2, AD का मान आ गया म्यू AG, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, BC का मान ज्ञात करने के लिए, BC का मान ज्ञात करने के लिए B को आगे बढ़ाते हैं, B को बिंदु F तक बढ़ाते हैं। इसमें BC का मान ज्ञात करने के लिए BC का मान ज्ञात करने के लिए प्रकाश किरण को या B को F तक आगे बढ़ाते हैं, F तक बढ़ाते हैं, B को F तक बढ़ाते हैं। इस प्रकार हमें समद्विबाहु त्रिभुज, इस प्रकार हमें समद्विबाहु त्रिभुज, अतः हमें समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से, देखो B को F तक आगे बढ़ाया, F तक बढ़ा दिया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, ये बिंदु E। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से बन गए, एक तो BEF और दूसरा BEC। इस प्रकार हमें समद्विबाहु त्रिभुज BEF, त्रिभुज BEF व त्रिभुज BEC प्राप्त होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है, तो भुजा कोण भुजा से दो भुजाएं समान होगी। ये भुजा समान है आपकी BF और BC, दो भुजा EC और EF दोनों समान है, ये कोण और ये कोण समान है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज में एक तो है आपका BC इक्वल टू है BF, दूसरा CE इक्वल टू है EF, और ये P के बराबर है। अपन ने
टी माना है इसको मान लो 3 से। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व समीकरण इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर पुट करो तो ये आ जाएगा म्यू ए बी प्लस बी सी की जगह बी एफ माइनस ए डी की जगह म्यू ए जी। यहाँ देखो म्यू कॉमन ले लो तो ये हो गया ए बी प्लस बी एफ माइनस ए जी, ये हो गया। अब देखो ए बी प्लस बी एफ, ये आ गया ए बी, ये दूरी दो, प्लस बी एफ ये वाली, इस दूरी में से, ये सीधी है, इस दूरी में से ए बी और बी एफ में से क्या घटा रहे हैं, ए जी, ये वाली घटा रहे हैं, ए जी बी एफ, ये है ए बी प्लस बी एफ, ए बी तो ये और बी एफ ये, तो टोटल कितनी होगी ए एफ में से घटा रहे हैं ए जी माइनस ए जी, ये वाली, तो टोटल कितनी होगी जी एफ, तो इसमें लिख लो ये हो जाएगा आपका पथांतर म्यू ए बी प्लस बी एफ को लिख लो ए एफ माइनस ए जी, इसको लिख लो ए एफ में से ए जी घटा दिया तो जी एफ, तो म्यू जी एफ, ये आ गया अपने पास पथांतर का समीकरण। यानी जी एफ का मान निकालना है, जो दूरी जी एफ है इसका मान निकालना है, यहाँ से लेके इस वाली दूरी का मान निकालना है। यह आपका एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये t प्लस टी 2t है। तो लिखो त्रिभुज GFC से, त्रिभुज GFC से अपने पास ये आ गया त्रिभुज, यहाँ बना लो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है जी पे, एंगल कहाँ बन रहा है एफ पे, एंगल का मान है थीटा प्लस आर, और सी ये आपका सी, यहाँ से सी एफ, ये तो है आपकी 2t, निकालना है आपको जी एफ, ये वाला। आधार और कर्ण में रिलेशन, आधार और कर्ण में रिलेशन कोस का, तो कोस थीटा प्लस आर, कोस थीटा प्लस आर, आधार बटे कर्ण जी एफ, कर्ण 2t, तो ये आ गया जी एफ इज इक्वल टू 2t कोस थीटा प्लस आर, कोस थीटा प्लस आर, ये आ गई आपकी इक्वेशन 4 का मान 2 में रखने पर, सॉरी ये आ गई 4, ये आ गई 5, इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, 5 का मान 4 में रखो तो पथांतर आ गया
2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर, ये पथांतर आ गया। 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर, 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर, ये इक्वेशन आ गई, ये पथांतर आ गया। लिखो यहाँ तक। ये आ गया। स्टोक का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टोक का नियम लिखो, स्टोक का नियम लगेगा क्योंकि परावर्तन सघन माध्यम से होता है। अरे ये सघन ही तो है, ये सघन है, ये विरल है, तो सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो λ/2 या पाई कला का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होता है। तो लिखो इसमें स्टोक के नियमानुसार, स्टोक के नियमानुसार, स्टोक के नियमानुसार जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है, सघन माध्यम से परावर्तित होती है, तो उसमें पाई कलांतर, तो उसमें पाई कलांतर या λ/2 पथांतर उत्पन्न होता है, आता है प्रभावी पथांतर, प्रभावी पथांतर कितना हो जाएगा? -λ/2 और आ जाएगा, -λ/2 और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर -λ/2, ये प्रभावी पथांतर आ जाएगा, ये प्रभावी पथांतर आ जाएगा। 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर, ये प्रभावी पथांतर आ गया। ये प्रभावी पथांतर आ गया। यहां तक नोट करो। ये संपोषी व्यतिकरण में प्रभावी पथांतर आ गया। अब संपोषी व्यतिकरण ये व्यतिकरण में पथांतर आ गया। पथांतर दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। तो इसके लिए कल देखेंगे संपोषी व्यतिकरण कितना होता है और विनाशी व्यतिकरण कितना होता है।